नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। मानसून की पहर दोपहर में बात करते हैं कुदरत के कहर की। जुलाई के महीने में प्रकृति का प्रकोप अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। बाढ़ बारिश का कोहराम तो है ही, इसके साथ ही बर्बादी का बवंडर भी उठने लगा है। कुदरत के कहर से न छत्तीसगढ़ बच पाया न मध्य प्रदेश। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बारिश आई, आफत लाई। आसमान से बरसी तबाही ने आधे छत्तीसगढ़ में जल प्रलय मचा दिया, जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आई सैलाब काल की भयावह तस्वीरें डराने वाली है। बस्तर, बीजापुर, सुकमा ये तमाम जिले जहां पर तबाही मची हुई है। गोदावरी समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। बीजापुर, सुकमा जिले के कई गांवों से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया, तो वहीं कोंटा में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास खाली कराया गया। ऐसे में इस बारिश ने लोगों के लिए जीने मरने जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। आसमानी आफत के आगे इंसान बेबस दिखाई दे रहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा वो तमाम जिले हैं जहां पर कुदरत का कहर साफ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर बरकरार। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश भी प्रकृति के प्रकोप से अछूता नहीं रहा। यहाँ भी प्रकृति का कहर बरकरार है। प्रदेश के ग्वालियर, चंबल में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। चंबल नदी का जलस्तर 4 मीटर बढ़ गया, तो वहीं शिवपुरी, दतिया, भिंड और श्योपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। श्योपुर में पार्वती और अमराल नदी उफान पर है। श्योपुर से कोटा हाईवे बंद कर दिया गया, तो वहीं मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के साथ इंदौर, भोपाल में भी तेज बारिश होने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रीवा, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभागों के जिलों के अलावा अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं अन्य जिलों में भी बारिश के आसार हैं। ऐसे में लोगों के घरों में पानी भर गया है। कहीं गांव तो कहीं शहर के शहर जलमग्न हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि प्रकृति का ये रौद्र रूप कब तक कहर बरपाता है। तो बारिश का कहर लगातार बरकरार है और इसी के चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो तमाम राज्य है जहां पर बारिश अपना कहर बरपा रही है। मध्य प्रदेश के क्या हालात है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं अमित बाखलेकर। अमित, जैसा कि देखा जाए कि मध्य प्रदेश में तमाम स्थिति बेहद बेकाबू हो चुकी है, ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की स्थिति की बात की जाए बारिश को लेकर, तो कैसे हालात है? बिल्कुल अनुपमा जी, ये बात सही है कि मौसम की आपदा या प्राकृतिक की आपदा किसी से अछूती नहीं रही जी। बात बारिश के काल की करेंगे हम, तो बारिश का कहीं न कहीं रुद्र रूप देवास में भी देखने को मिला। जी, देवास के नर्मदा होने के बाद कहीं न कहीं जो जनहानि का बोल सकते, जनहानि तो नहीं हुई, पर लोगों में परेशानी और थोड़ा सा क्षोभ कहीं से देखा गया इस बारिश का। जी। अमित, अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ऐसे में लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश नेमावर की बात करेंगे, ओमकारेश्वर की खेड़ी घाट की बात करें
देवास की, जिस वक्त हम खड़े देवास की शिप्रा नदी है, जहाँ पर आपको मेरा कैमरा पर्सन को बोलना बताना चाहूंगा कि किस तरह से शिप्रा भी दलदल बिल्कुल भरी हुई है। ये शिप्रा वही नदी है जहाँ पर पिछले बार की अगर बात करेंगे तो जो मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर के ऊपर पिछली बार 4 से 5 लोग फंस चुके थे पानी के कारण, और वो 3 दिन तक इस मंदिर की छत के ऊपर थे। तो कहीं ना कहीं बारिश का एक रुद्र रूप यहाँ पर भी देखने को मिला। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे इस वक्त, तो मध्य प्रदेश में भी बारिश का रूप भयंकर रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी देके रखी है कि बारिश कहीं ना कहीं रुद्र रूप एक बार फिर से आने वाली है। जी, तमाम ऐसी स्थिति देखिए अमित, जहां पर मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिसकी बारिश की वजह से उन पर कहर बरकरार है। ऐसे में लोगों की प्रशासन के द्वारा मदद कैसे की जा रही है? बिल्कुल, अगर बात करेंगे प्रशासन की मदद की बात, तो प्रशासन भी मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम आज देवास, जिस तरह से देवास में भी हमने देखा नगर निगम पहुंच चुकी वहाँ पे। अगर नेमावर की बात करेंगे, देवास जिले के नेमावर में, तो वहाँ भी एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। इसके अलावा इस शिप्रा नदी में भी व्यवस्था है, पूरी माकूल प्रशासन ने व्यवस्था करके रखी है। और मध्य प्रदेश के अगर कई शहरों की बात करेंगे, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, चाहे खलघाट हो, चाहे बुरहानपुर की ताप्ती नदी हो, या फिर नर्मदा हो, जब होशंगाबाद जबलपुर की, तो सब प्रशासन द्वारा व्याकुल और माकूल व्यवस्था की गई है। जी अमित, अगर मध्य प्रदेश में बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है कि कब तक ये प्रकृति अपना कहर ऐसे ही बरकरार रखने वाली है? बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे रखी, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई शहर येलो अलर्ट में भी आ चुके हैं और रेड अलर्ट में भी आ चुके हैं। बहरहाल अगर आज की बात करेंगे हम, तो मौसम अभी बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शाम तक बारिश का रूप आ सकता है। अगर 2-3 दिन पहले की बात करेंगे, तो जो नगरीय निकाय मतदान था, मतदान के दिन 13 तारीख को बारिश जिस तरह से हुई थी, उसके बाद 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी। अब देखना है कि किस तरह की बारिश होती है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दे के रखी है। मध्य प्रदेश के कई शहर येलो अलर्ट और रेड अलर्ट में है। जी बिल्कुल, एक तरफ से देखे जाए तो प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अमित, आप मेरे साथ में बने रहिए। इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां पर श्रीकांत यदू हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। तो श्रीकांत, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है बारिश को लेकर? क्योंकि देश की बात करें तो देश में लगातार बारिश अपना कहर बरकरार रही है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी मौसम जो है अभी खुशनुमा है। हालांकि कुछ दिन पहले जबरदस्त तरीके से छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी। खासकर बस्तर संभाग सबसे ज़्यादा जो है बारिश का क्षेत्र था और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। बाढ़ की स्थिति तक निर्मित हो गई थी। कुछ दिनों तक बस्तर संभाग में जो है जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में भी सामान्य वर्षा हुई। हालांकि कुछ जगहों पर सरगुजा संभाग की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी बारिश कम हुई है, लेकिन वहाँ भी अब जो सिस्टम बना है उसके मुताबिक अब सामान्य बारिश जल्द ही शुरू हो जाएगी। और आज को लेकर भी, आज जो 24 घंटे हैं आज के, वो उसको लेकर भी कुछ अलर्ट जारी किया गया। हमारे साथ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद है। सर, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक का है? आज पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है और कहीं कहीं भारी से अति भारी भी वर्षा हुई है। जैसे चापा में है 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, सर्वाधिक वर्षा चापा में रही है। और जो अभी पूर्वानुमान ये है, आने वाले 24 घंटे में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी और 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। तो ये आने वाले 24 घंटे में जो है कुछ एक स्थानों पर अति वर्षा होने की चेतावनी मौसम विभाग जारी कर रहा है और इसके अलावा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी बात यहाँ पर मौसम विभाग कर रहे हैं। जी श्रीकांत, अगर देखा जाए तो बीजापुर, बस्तर ऐसे तमाम जिले हैं जहाँ पर प्रकृति ने अपना कहर बरपाया है और लगातार वहाँ पर बारिश भी हो रही है। ऐसे में लोगों की मदद कैसे की जा रही है और मौसम विभाग का क्या कहना है कि कब तक ये जो बारिश का दौर है वो थमेगा? तो पहले हम बात कर लेते हैं बीजापुर के मौसम अभी वर्तमान के क्या स्थिति में है। सर, बस्तर संभाग की अगर बात करें तो अभी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि चूंकि कुछ दिन पहले जबरदस्त तरीके से वहां पर बारिश हुई थी और अभी भी आप लोग अलर्ट जारी कर रहे हैं वहां को लेकर, क्या कुछ अभी स्थिति है मौसम की वहाँ? जैसा कि पहले बस्तर संभाग में अधिक वर्षा हो चुकी है, बस्तर संभाग के बीजापुर जिला में करीबन 170% तक वर्षा अधिक हो चुकी है। आज ये सिस्टम ये है, उड़ीसा के ऊपर एक सर्कुलेशन है, ऊपरी वायु में चक्रवात है, जिसके कारण और उसका जो टिल्टिंग है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है और जैसे जो ऊंचाई के साथ में दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ रहा है। तो अभी पूर्वानुमान ये है कि बस्तर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। बस्तर संभाग के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज़्यादा वर्षा से प्रभावित हैं? बस्तर संभाग के जो अभी सर्वाधिक जो प्रभावित है
वो जिले सुकमा है, बीजापुर है, ये जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो जो बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर जो जिले हैं वो सबसे जी। ज्यादा प्रभावित हैं। और ऐसे में अगर तैयारी की बात करें जी। तो राज्य सरकार बकायदा बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को ले रही है कि बारिश से जो स्थिति बनी है, बाढ़ की स्थिति बस्तर संभाग के जिलों में बनी है, जी। तो उसको गंभीरता से लेते हुए बकायदा कार्रवाई कर रही है। राहत और बचाव के जो काम है वो चल रहे हैं अभी तक। जी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री कवासी लखमा को निर्देश दिए थे कि वो बस्तर के दौरे पर रहें और जो भी उचित निर्देश होते हैं वो दे, और लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। बाढ़ जी। से अगर कोई समस्या हो रही है तो वो समस्या ना हो, लोगों तक खाद्य पदार्थ पहुंच सके। तो ये सारे निर्देश जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए थे, जिसके बाद खुद मंत्री कवासी लखमा बस्तर के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली, हर एक जिले के अधिकारियों की मीटिंग ली, जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र थे वहां का उन्होंने खुद मौके पर जाकर मुआयना किया और जो भी राहत बचाव कार्य हैं उनके लिए उचित दिशा निर्देश दिए। लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही थी उसको उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही साथ जो प्रभावित लोग थे उनसे भी उन्होंने चर्चा की है और क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर वो लगातार जो है अधिकारियों के साथ बैठक किए हैं। और अभी वर्तमान में जो निर्देश मौसम विभाग ने जारी किया है कि आगामी 24 घंटे में बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में अति भारी बारिश हो सकती है, तो उसको लेकर भी राज्य सरकार जो है पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जी बिल्कुल श्रीकांत, अगर देखा जाए तो राज्य सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो आम जनता है उसे कितनी राहत मिल पाती है। श्रीकांत, आप मेरे साथ में बने रहिए। इस वक्त मैं रुख करूंगी देवास का, जहां पर अमित बागलेकर हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति है? तमाम ऐसी नदियां जो कि उफान पर है, और साथ ही कहां पर प्रकृति ने अपना कहर बरपाया है मध्य प्रदेश में, और जानमाल की हानि की बात करें तो कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के देवास की, तो देवास में नेमावर जिस तरह से पहली बारिश में बिल्कुल जलमग्न हो चुकी थी, चूंकि जान मान की कोई नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल अगर बात करेंगे उस नेमावर क्षेत्र के, नेमावर नदी की, तो वहां पे जो घाट नीचे जितने भी लोग थे वो गांव पिछली बार प्रशासन ने खाली करवा दिए थे। हालांकि अलर्ट होने के बाद भी एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद थी। हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद था। अनुपमा, बिल्कुल, देखा जाए तो प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। श्रीकांत, मैं आपका रुख करूंगी। जैसे कि देखा जाए कि प्रशासन ने तो पूरी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन पिछले दौर में बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा ऐसे तमाम क्षेत्र थे जहां से कुछ तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले अगर बात करें तो कलेपाल गांव एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। लोग नदी नाले पार कर अपनी रोजमर्रा का सामान इकट्ठा कर रहे थे। तो ऐसे में प्रशासन उन तक कैसे पहुंच रहा है और क्या मदद की जा रही है? एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई थी, क्योंकि जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं उनसे पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का संपर्क टूट चुका था। बस्तर संभाग के जो कुछ जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए थे, लोग काफ़ी परेशान थे। इसके बाद जब राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए, उसके बाद लगातार आम लोगों तक पहुंचा गया जो जिला प्रशासन की टीम है और जो अन्य विभाग की जो टीम है उनके समन्वय से पूरा काम किया गया, लोगों तक पहुंचा गया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया। और लगातार मौसम विभाग से जो राज्य सरकार के और जो विभाग हैं उनका संपर्क बना था, और जो मौसम विभाग जो भी अपडेट देता था उसके मुताबिक वहां पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा था। तो थोड़ी सी जो लोगों की समस्या थी वो कम हो जाती है, क्योंकि मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी कर देता है। ऐसे में जो राहत और बचाव के जो काम है वो समय पर हो जाते हैं और लोगों को जो बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है वो नहीं उठानी पड़ती। तो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बारीकी से ध्यान रखती है कि मौसम विभाग जो भी दिशा निर्देश जारी करता है उस पर सही ढंग से क्रियान्वयन हो, बचाव के जो काम है वो सही हो। तो ऐसे में बस्तर संभाग को लेकर जब पूर्वानुमान जारी हुआ था, पिछली बार थोड़ी समस्या जरूर आई थी, लेकिन उतनी भी समस्या नहीं हो पाई थी, क्योंकि समय रहते सरकार ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए थे। और इस बार भी मौसम विभाग से समन्वय बिठाकर बस्तर संभाग में जो अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है अगले 24 घंटे में, तो ऐसे में अगले 24 घंटों को लेकर जो वहाँ के प्रशासनिक अमले हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं राहत और बचाव कार्य के लिए। जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उन जिलों के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ जो वहाँ के जो विभागीय अधिकारी हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि किसी तरह की अगर कोई समस्या आती है, कोई बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होती है, तो वो पूरी तैयारी रखे ताकि आम जनता तक वो सारी सुविधाएं
जो रोजमर्रा की चीज है जिसको लेने के लिए उनको दूर दराज तक जाना पड़ता है, तो वो चीज उनको आसानी से मिल जाए, ये सारी चीजों की तैयारी जो है राज्य सरकार करके रखी है। जी बिल्कुल श्रीकांत, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग एक विशेष जिम्मेदारी निभाता है ऐसे बेमौसम बारिश और बाढ़ की वजह से। अगर हम आकाशीय बिजली की बात करें तो आकाशीय बिजली ने भी अपना कहर बरपाया है। तमाम ऐसे क्षेत्र है जिसमें जहां पर आकाशीय बिजली गिरी और जिसकी वजह से आम किसान और आम जो जनता है उसे काफी परेशानी हुई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो वो कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर आकाशीय बिजली ने अपना कहर बरपाया है? जी बिल्कुल, आकाशीय बिजली भी एक बड़ी समस्या बन जाती है, चूंकि अभी जो है खेती किसानी का काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में आकाशीय बिजली एक बड़ी समस्या हो जाती है। लोग बाहर जा रहते हैं काम काज करने के लिए, तो उसको लेकर भी मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पे रहता है। लगातार वो जो है प्रशासन को अलर्ट जारी करता है कि यहाँ पर इस जिले में, इस संभाग के इस जिले में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, तो ऐसे में उचित जो कार्रवाई है वो की जाए। हम खुद जानेंगे मौसम वैज्ञानिक से। सर, आकाशीय बिजली भी एक बड़ी समस्या होती है क्योंकि खेती किसानी का जो है अभी समय चल रहा है, तो किस तरह से समन्वय आप लोग करते हैं? आप लोग जब जारी करते हैं जो निर्देश है वो, उसको लेकर जो पूर्वानुमान है वो जारी करते हैं, तो किस तरह का समन्वय होता है आकाशीय बिजली को लेकर, बारिश को लेकर? हम यहाँ आकाशीय बिजली और भारी वर्षा की चेतावनी राहत आयुक्त को समय समय पर देते रहते हो और हर 3 घंटे में हमारी जो मौसम विभाग की वेबसाइट है इसमें भी अपडेट करते रहते हैं। तो हर 3 घंटे में ये अपडेट रहता है और राहत आयुक्त को भी ये इसकी जानकारी दी जाती है। अच्छा सर, अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से जिले हैं जो आकाशीय बिजली गिरने की, जहां सबसे ज़्यादा संभावना होती है, जो अभी लगातार आप लोग निर्देश जारी कर रहे हैं, अलर्ट जारी कर रहे हैं? अभी तक का जो रिकॉर्ड बता रहा है इस साल का, ये दिख रहा है कि जशपुर जिला में सर्वाधिक आकाशीय बिजली गिरी है और वहीं पर ज़्यादा हुए हैं। और दूसरा ये है रायपुर के पास में जिले है, उसके पास में हुई है। तो ये जो जशपुर जिला है वो लगातार हमने भी देखा है कि वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में आकाशीय बिजली गिरने की घटना लगातार हुई है, तो एक प्रमुख क्षेत्र है आकाशीय बिजली गिरने की। जो अभी तक का रिकॉर्ड मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं उस हिसाब से जशपुर जिले के आसपास जो है सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई है। जी बिल्कुल श्रीकांत, देखा जाए तो मौसम विभाग एक विशेष जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहा है और साथ ही छत्तीसगढ़ के ऐसे तमाम जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंटा जहां पर मौसम ने अपना कहर बरकरार रखा है और इसी के चलते लगातार बारिश भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का कहर बरकरार है और इसी के चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के तवा डैम की, जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। तो वहीं तवा डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते इटारसी का तवा डैम का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज फिर तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। डैम का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग डैम पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर बरकरार। लगातार हो रही बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की तवा नदी पर बना तवा डैम के गेटों को लगभग 1 सप्ताह में तीसरी बार खोलना पड़ा। आज भी तवा डैम के 5 गेटों को सुबह 9:30 बजे 5-5 फीट तक खोला गया है। डैम के गेट खोलने के बाद बड़ी संख्या में लोग ये नजारा देखने भी पहुंचने लगे हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं इटारसी, जहां पर हमारे संवाददाता राहुल अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राहुल, देखा जाए तो तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं, ऐसे में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है?
काफी बढ़ता जा रहा है और अभी की स्थिति देखें तो 1158 फीट से ऊपर ही जलस्तर चल रहा है, जो कि जुलाई का गवर्निंग लेवल है। और इससे ज्यादा अगर पानी तवा में आता है तो फिर गेट लगातार खुले रहेंगे। और हम लगभग 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि तवा के गेट रुक कर कई बार 13, कई बार 1, कई बार 2, आज 5 गेट सुबह खोले थे और लगभग 12 बजे 7 गेट कर दिए गए 7 फीट पे, और इससे लगभग 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और इस वजह से नर्मदा और तवा दोनों के जो निचले क्षेत्र है उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सभी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव यहाँ पे बाढ़ग्रस्त होते हैं, तवा और नर्मदा के। जी राहुल, अगर देखा जाए तो पर्यटकों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार डैम का नजारा देखने के लिए लोग वहां पर उमड़ रहे हैं। लगभग 2 साल के बाद कोविड के कारण गेट खुलने के बाद भी लोग तवा नहीं जा पा रहे थे, और अब 2 साल के बाद जब तवा के गेट खुले हुए हैं तो लगातार पर्यटकों का आना लगा हुआ है। भोपाल, इटारसी, होशंगाबाद ही नहीं बल्कि भोपाल से भी पर्यटक आ रहे हैं। और डैम का जलस्तर हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आसपास की जो पहाड़ी नदियां हैं जिनका पानी तवा के बैक वाटर में आता है, जैसे देनवा हुआ, सुक्तावा हुई नदी और माचना, इसकी जो सहायक नदियां हैं उसका पानी लगातार तवा में आ रहा है, जिसके कारण तवा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और इसका गवर्निंग लेवल जो है मतलब जुलाई का 31 जुलाई तक तवा की जो एसडीओ हैं सूरजजी जी, उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि इसका गवर्निंग लेवल 1158 फीट रखना जरूरी है जुलाई में। बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो तवा डैम के तमाम गेट खोले गए हैं और ये तीसरी बार गेट खोले गए हैं, तो ऐसे में अगर आसपास के क्षेत्र की बात करें, अगर तवा डैम का स्तर जल स्तर अगर बढ़ जाता है तो आसपास के कौन कौन से क्षेत्र होंगे जो कि प्रभावित हो सकते हैं? मैडम, वैसे तो पूरा इटारसी और होशंगाबाद इससे प्रभावित होता है। हम देखते हैं कि तवा आगे जाके भांद्रा बांध और भांद्रा बांध से नर्मदा में जुड़ जाती है, जिसके कारण लगभग 6 घंटे तवा के गेट खुलने के 6 घंटे बाद नर्मदा में इसका पानी आता है। और नर्मदा के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत से तवा 1 दर्जन गांव और नर्मदापुरम शहर जो है इससे प्रभावित होता है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो तवा डैम पे काफी अच्छा नजारा देखने को भी मिल रहा होगा इस दौरान। अगर जल स्तर बढ़ जाता है तो ऐसे में क्या व्यवस्था की जाती है प्रशासन की ओर से? मैडम, कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया और होम गार्ड जवानों को घाटों पर तैनात कर दिया गया है। जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी बहुत जल्दी आता है, तवा का पानी बहुत जल्दी आता है, वहाँ पे होम गार्ड के जवानों को तैनात कर दिया गया है कि कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने। और जो निचले क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। जो अगर लग रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है और पानी जहाँ पे भरा रहा है, इस वजह से वहाँ के ग्रामीणों को शिफ्ट किया जा रहा है। जी, अगर आसपास के ग्रामीणों की बात करें राहुल, तो क्या क्या परेशानी उनको उठानी पड़ती है इस दौरान? मैडम, वैसे तो तवा के किनारे बसे हुए 3 ग्राम हैं ऐसे, पानबर्री है और ऐसे ही 2 ग्राम और हैं जहाँ पे प्रशासन द्वारा 3 वर्ष पहले ही उन गाँवों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, पर ग्रामीणों के आक्रोश के कारण वो ऐसा नहीं हो सका। और हम देखते हैं कि तवा के बैक वाटर में लगातार ऐसे 3 गांव आ रहे हैं कभी भी इन गांवों को डूबने की संभावना है, पर ग्रामीण इन गांवों को खाली नहीं कर रहे हैं, जबकि प्रशासन उनको बेहतर व्यवस्था देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में क्या अगर एक तरफ ग्रामीण मना कर रहे हैं कि वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इन ग्रामों को विस्थापित करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, पर लोग अपना घर खेत छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है, जब बाढ़ का पानी आता है 3 से 4 फीट 5 फीट पानी इन ग्रामों में आ ही जाता है। जब तवा के गेट 1 हफ्ते और खुले रहेंगे तो इन ग्राम की स्थिति बहुत दयनीय हो सकती है। और इसको देखते हुए प्रशासन लगातार इन गांव वालों को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, और पर फिर भी ग्रामीण नहीं मान रहे हैं और आंदोलन करने की राह पे चल देते हैं जबकि विस्थापन की बात आती है। जी बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो प्रशासन तो पूरा इंतजाम कर रही है, लेकिन ग्रामीणों को भी यहाँ पर समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के तवा डैम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते इटारसी के तवा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज फिर तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। डैम का नजारा देखने के लिए एक तरफ जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि लगातार इसका जल स्तर बढ़ते जा रहा है और जो कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है।
तो मानसून की पहर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।